हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज़ादी से पहले या फिर आज़ादी के बाद जब भी हम अपने देश के हालात देखते हैं तो पाते हैं कि हमेशा से ही मजदूर, किसान या फिर जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, इनकी हालत में कोई खास फर्क नहीं आया। गरीब पहले भी पूंजीपतियों या अमीरों के द्वारा शोषित होते थे और आज भी अधिकतर यही होता है। दोस्तों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और बिना किसानों के इसकी कल्पना करना भी असंभव है। और जब तक किसानों की हालत में हम सुधार नहीं करते हैं, देश के हालात सुधारना मुश्किल है। दोस्तों, भारत की लगभग 70% आबादी आज भी गांवों में निवास करती है और जो यहाँ के लोग हैं उनकी जीने का साधन कृषि है। आजीविका का आधार कृषि है। महात्मा गांधी का भी मानना था कि भारत की आत्मा भारत के गांवों में बसती है। आज भी हम कहते हैं कि गांव हमारी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की पृष्ठभूमि है। के.एल. शर्मा का भारतीय समाज के बारे में कहना है कि भारत के सामाजिक जीवन की 3 निर्णायक संस्थाएं गांव, जाति और संयुक्त परिवार हैं। इन्होंने न केवल विदेशी आक्रमण और आंतरिक आघातों को झेला है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों की ताकतों को भी आत्मसात किया है। किसानों और खेतीहर मजदूरों की आत्मघटनाओं की घटना दोस्तों हम आए दिन सुनते रहते हैं और इन आत्महत्याओं का कारण किसानों का जो ऋण लेना होता है, फिर उसे चुका नहीं पाते किसान गरीबी के कारण, वही इसका सबसे बड़ा कारण है। भारत में शोषण और गरीबी के खिलाफ संघर्ष ने नक्सलवादी आंदोलन को जन्म दिया और 1967 में हुए इस आंदोलन ने देश के कई हिस्सों को प्रभावित किया। दोस्तों, इस आंदोलन की शुरुआत नक्सलवाड़ी गांव से हुई, पर गांव भारत, नेपाल और बांग्लादेश की सीमा, और यह जो गांव था वह भारत, नेपाल और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर 1967 में आदिवासियों ने जमींदारों के विरुद्ध हथियार उठाए थे और फिर यह आंदोलन जो था देश के कोने कोने में अन्याय के विरुद्ध फैलता गया। दोस्तों, आज के अध्याय में हम हिंदी उपन्यासों में वर्णित भारत के गांव और किसानों की हालत पर चर्चा करेंगे और फिर साथ ही साथ जानेंगे कि इन उपन्यासकारों ने किस प्रकार अपने उपन्यासों में देश के जो गांव हैं और वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनकी हालत का बिल्कुल सजीव चित्रण किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय हिंदी उपन्यासों में गांव और किसान। किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 1990 और 2000 ईस्वी के बीच जितने भी उपन्यास प्रकाशित हुए थे, उनमें ग्रामीण समाज में शिक्षा के कारण मजदूर, किसान और जो अपेक्षित तबके थे उनकी बदलती हुई स्थिति को दिखाया गया। कमलकांत त्रिपाठी के उपन्यास पाही घर में जमींदारी व्यवस्था के यथार्थ स्वरूप को रेखांकित किया गया और इसमें शंकर द्वारा जैकरन को दिया गया खेत ही उसका सहारा था, लेकिन बाद में शंकर उससे वो खेत छीन लेता है। इसके बाद फिर वो जैकरन जो था वो अनशन करता है और अपनी मांग पूरी नहीं होने पर जहर खाकर जान दे देता है। इसका बहुत ही मार्मिक चित्रण उपन्यास पाही घर में किया गया है। दोस्तों, आज भी गांवों में कई ऐसे किसान हैं जो भूख और कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं। आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी गरीब किसानों की जिंदगी में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। हिंदी उपन्यासों में जो किसान जीवन पर आधारित व्यवस्थित लेखन की शुरुआत थी वो किसने की थी? वो की थी प्रेमचंद ने, और उन्होंने अपने उपन्यास गोदान से इसकी शुरुआत की थी। गोदान में प्रेमचंद ने किसानों की आर्थिक विपन्नता का बड़ा ही सटीक वर्णन किया है। प्रेमचंद ने जिस स्थिति का वर्णन अपने उपन्यास में किया है वे उनके स्वयं भोगे हुए सुख और दुख थे। उन्होंने अपने जो फीलिंग थी उसको ही इस उपन्यास में उकेरा है। यह जो उसकी अनुभूतियां थी वो स्व और पर की स्थिति से ऊपर उठकर आम जनता की अनुभूतियां बन गई। प्रेमचंद के उपन्यासों का मुख्य विषय ही ग्रामीण जीवन से संबंधित होता है। होरी जैसे किसान को आधार बनाकर प्रेमचंद ने
संपूर्ण भारत के किसानों की दयनीय स्थिति को इसमें दिखाने का प्रयास किया है। उसके बाद है जो डूब उपन्यास, जिसको लिखने वाले वीरेंद्र जैन थे। उन्होंने ग्रामीण किसानों के जीवन पर लिखी जो उनकी डूब कृति थी, बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। इसमें ग्रामीणों की यथार्थ स्थिति एवं सरकारी अधिकारी एवं राजनेताओं की स्थिति को निरूपित करते हुए सामाजिक विसंगतियों को लेखक ने देखने की कोशिश की है और केंद्रीय योजनाओं द्वारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने हेतु जो राजघाट नाम से बांध बनाए जाने की घोषणा की जाती है, फिर उस बांध को बनाने के लिए जो सरकार उस गांव के आसपास के इलाके को खाली कराना चाहती है और उसे डूब क्षेत्र घोषित कर देती है, यानी कि वो डूब क्षेत्र बन जाता है और कुछ गांवों को खाली करवाकर सरकार लोगों को वहां से फिर विस्थापित करना चाहती है। सरकार क्या करती है, जो इन गांवों के आसपास के मदरसे थे उनको बंद कर देती है और साथ ही साथ जो सरकारी सुविधाएं थी वो भी धीरे धीरे लोगों को मिलने कम हो जाती हैं। उसके बाद जो शहर से गांव आने वाला रास्ता था उस मार्ग को भी बंद कर दिया गया। अब किसान खुश होते हैं कि जब बांध बनेगा तो उन्हें वहां पर काम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और सरकार द्वारा ग्रामीणों के रहने की समुचित व्यवस्था किए बिना ही उन्हें गांव वाले लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है। फिर जो गांव के पूंजीपति वर्ग के लोग थे, जैसे निर्मल साव, मोटी साव और ठाकुर, ये सब मिलकर किसानों का शोषण करते हैं। गांव के किसान और मजदूर वर्ग के लोग इन्हीं सब पूंजीपतियों के कर्ज के जाल में फिर धीरे धीरे फंसते जाते हैं। सरकार जब इन मजदूरों और किसानों की जमीन का मुआवजा देती है तो क्या करते हैं, जो ये बड़े बड़े पूंजीपति और अधिकारी होते हैं, इनमें मिली भगत तो होती है और वो मुआवजे का रुपया अपने पास ले लेते हैं और फिर पूंजीपति लोग जो भी कर्ज उन्होंने किसानों को या मजदूरों को दिया था उसमें से अपना रुपया तो लेते हैं काट और फिर बाकी बची थोड़ी बहुत रकम किसानों को और मजदूरों को दे देती हैं। जब मजदूरों द्वारा नकद मजदूरी की मांग की जाती है तो फिर जो ठाकुर होते हैं वो उनके घर परिवार को प्रताड़ित करते हैं। पार उपन्यास दोस्तों, जो वीरेंद्र जैन द्वारा लिखा पार उपन्यास है, इसमें सरकार द्वारा भारत में चलाई गई नसबंदी की योजनाओं की असफलताओं का वर्णन किया गया है। ये योजना ग्रामीणों को प्रतिलोभन देकर इस योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को लोभ दिया जाता था, क्योंकि किसी भी तरह सरकार को इस योजना को सफल करना था और इससे काफी संख्या में गरीब किसान और मजदूरों की जानें गई। इसमें ग्रामीण स्त्रियों की व्यथा का भी वर्णन किया गया है। क्या किया जाता था, गांव की जो स्त्रियां थी, भोली भाली स्त्रियां थी, उन्हें जंगलों में बुलाया जाता था झूठ बोलकर और फिर शहरों में ले जाकर उनको बेच देते थे और गांव आकर वापस कह देते थे कि वो डाकुओं द्वारा उठा ली गई हैं, मतलब डाकू उनको उठाकर ले गए हैं। अंत में गुनिया के माध्यम से अन्याय का प्रतिवाद किया गया। जब पुलिस गुनिया की बात नहीं सुनती तो वो लास्ट अंत में क्या करता है, आरोपी साव का गला दबा देता है और उसकी हत्या कर देता है। अगला उपन्यास है भीम अकेला, जो कि लिखा गया विद्यासागर नौटियाल ने। इसमें उत्तराखंड के गांवों के किसानों की समस्याओं को उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है। धारी गांव के आसपास के गांव पहाड़ पर बसे हैं और नीचे नदी बहती है, लेकिन फिर भी लोगों के पास पानी नहीं है क्योंकि सरकार वहां पानी उपलब्ध ही नहीं करा पाई। अब पीने के लिए और रोजमर्रा की जरूरत के लिए लोगों को पानी की तो जरूरत होगी ना, तो वो पानी लेने के लिए नीचे नदी पर आते हैं और सीधी खड़ी चढ़ाई जो कि काफी लंबी थी उसको पार करते हुए पानी ऊपर गांव में ले जाते हैं। लेखक ने इस घटना का इसका जो है बहुत ही सटीक वर्णन अपने इस उपन्यास में किया है। दोस्तों अगला है 20 बरस उपन्यास, जिसे लिखा है रामदरस मिश्र ने। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आजादी के बाद आए हुए बदलाव को बहुत ही बारीकी के साथ देखने का प्रयास किया गया है। गांवों में भारी संस्कृति के प्रवेश से लोगों में जो आपसी भाईचारा था वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था, समाप्त सा हो गया था और वो उसकी जगह राग द्वेष में बदल गई। साथ ही साथ अब लोगों को रोजी रोटी कमानी है, इसलिए वो गांव से बाहर जाते हैं। इसका भी असर गांव पे पड़ा, जिसके कारण ग्रामीण संस्कृति बहुत हद तक प्रभावित हुई।
लेखक ने ग्रामीण विकास योजनाओं जैसे जवाहर योजना आदि के नाम पर आने वाले पैसे से गांवों का विकास हुआ या नहीं हुआ, इसके पीछे किन लोगों का हाथ था, इसे भी देखने की कोशिश की। ग्रामीणों के घर के आसपास जो जगह में मिट्टी इसलिए नहीं भरवाई थी उन्होंने पूंजीपतियों ने, क्योंकि वो ग्राम पंचायत के लोग चाहते थे कि वहां पर वो मछली पालकर उससे पैसा कमाए। इसके अलावा गांवों के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की जो स्थिति थी वो भी बहुत ही खराब थी। वहां पर कार्य कर रहे भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों की स्थिति का वर्णन लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने उपन्यास 20 बरस में किया है। बेदखल उपन्यास था दोस्तों, इसके लेखक थे कमलकांत त्रिपाठी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के गांव के लोगों के संघर्ष को दिखाने की कोशिश की। गांवों के ग्रामीणों के बीच एकता स्थापित कर अंग्रेजी कानून के खिलाफ एवं जमींदारी प्रथा के विरोध में आंदोलन चलाने के लिए बाबा रामचंद्र किसान सभाओं का आयोजन अलग अलग गांवों में करते हैं। आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने भी अपना योगदान दिया और जब ये आंदोलन हुआ तो कई किसानों की जानें भी गई और कितनी रातों रात कितनी लाशें तो गंगा में बहा दी गई। इस तरह उत्तर प्रदेश के गांवों में किसान अपने अधिकारों की मांग हेतु एकजुटता के साथ अपनी जान की परवाह किए बिना काफी संख्या में जहां पर भी किसानों की सभाएं होती थी वहां पर एकत्रित होते थे और अपने अधिकारों की मांग करते थे और अंत में अधिकतर किसान इसमें अपने प्राण भी त्याग देते थे। विश्रामपुर का संत दोस्तों श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित इस उपन्यास में ग्रामीण और शहरी परिप्रेक्ष्य में ये लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास की कथा विश्रामपुर गांव के आश्रम के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। इसमें लेखक राज्यपाल कुंवर जयंती प्रसाद सिंह के जीवन अनुभव की कहानी कहता हुआ ग्रामीण परिवेश की सरकारी एवं सहकारी योजनाओं की विसंगतियों की ओर संकेत ही नहीं करता बल्कि साथ ही साथ उनकी समस्याओं को सुलझाने हेतु प्रयास भी करता है। इसमें विनोबा भावे द्वारा चलाया गया भूदान आंदोलन के स्वरूप को भी दिखाया गया है। लेखक भारतीय गरीब किसानों एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति का वर्णन करता है। राम लोटन जैसे किसानों को इस कहानी के जरिए हमें दिखाया गया है जो कि सामाजिक एकता स्थापित करते हुए अपनी जमीन को दुबे महाराज के चुंगल से छुड़ाने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। दोस्तों आजादी के बाद भी हमारे देश से तो जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई, लेकिन आज भी पूंजीपतियों का वर्चस्व समाज में बना हुआ है। कई गांवों में आज तक सिंचाई का उचित प्रबंध नहीं हो पाया है। किसानों द्वारा बैंक से ऋण नहीं लिए जाने के कारण भी उनकी स्थिति दिन पर दिन दयनीय या खराब होती जा रही है। पूंजीपतियों द्वारा किसानों को कर्ज के जाल में फंसाया जा रहा है और किसान पूंजीपतियों के चंगुल में फंसते जाते हैं, क्योंकि जब वो बैंक से ऋण लेने के लिए जाते हैं तो बैंक किसानों से इतने ज्यादा कागजात की मांग करता है कि जिसे वो इकट्ठा नहीं कर पाते और जमा नहीं करा पाते बैंक में, और फिर अंत में परेशान होकर महाजन से कर्ज ले लेते हैं। सरकार द्वारा जितनी भी किसानों से संबंधित योजनाएं हैं उनका समुचित लाभ किसानों को प्राप्त हो सके, उसके लिए गांवों में किसानों के लिए अच्छे तरीके से सूचनाएं पहुंच सके, इसका इंतजाम सरकार को करना चाहिए ताकि सभी किसान उन सूचनाओं का फायदा उठा सके। आज भी सरकार बहुत किसानों के हित के लिए बहुत योजनाएं बनाती है, लेकिन जो बिचौलिए होते हैं वो उन योजनाओं को किसानों तक उन योजनाओं का जो लाभ होता है वो किसानों तक पहुंचने ही नहीं देते, क्योंकि किसान अपनी अज्ञानता के कारण उन योजनाओं के बारे में जानता ही नहीं है। इसलिए सरकार को सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कि जो भी वो योजना बनाए वो गांव के हर किसान को उसका लाभ मिल सके, किसान उनके बारे में उन योजनाओं के बारे में अच्छी तरह से जान सके। और यदि ऐसा होता है तो हमारे किसानों के जो देश के किसान हैं उनके अंदर एक नई चेतना जागृत होगी और फिर अंत में परेशान होकर किसानों को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों बड़ा ही मार्मिक होता है जब किसान ऋण से जब वो अपना उधार लिया हुआ चुका नहीं पाता
और जब उस पर कर्ज चढ़ जाता है, अंत में उसे कोई रास्ता नहीं सुझाई देता और वो आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों, हमारा देश बिना कृषि के हमारे देश की तरक्की का जो हम कल्पना है वो करना भी बिल्कुल असंभव है, क्योंकि हमारा देश शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है, इसलिए हम किसानों पर पूरी तरह आश्रित हैं। सबसे पहले हमें उनकी स्थिति को सुधारना होगा, तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बन सकेगा और आगे तरक्की कर सकेगा। दोस्तों, हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।